एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 43 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ा भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 60। ठीक है, पेज नंबर 60 पे हमारे पास टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद वहाँ पर हम टेस्ट योर सेल्फ भी है हमारे पास 11.1, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तमाम बच्चे नोट्स और टेक्स्ट बुक अपने पास रखें ताकि हम साथ साथ इसको लिखते जाएं, आंसर करते जाएं। जी स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 11.1। आपके पास जो नोट्स हैं, नोट्स में आपके पास पेज नंबर है 73। ठीक है, नोट्स का पेज नंबर 73 है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास क्या है, 60 है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। वैसे तो आप इसको नोट से भी तैयार कर सकते हैं, वहाँ भी बिल्कुल ठीक आंसर दिए हुए हैं लेकिन आपको मैं साथ साथ समझा देता हूँ। जी, पहले टेस्ट योर सेल्फ पहला क्वेश्चन है उसका। टेस्ट योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है बेटा? वाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन की बात हो रही है बेटा कि कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। बेटा आपको भी पता है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है? या तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको अब क्या बोलते थे? मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग यानी मल्टीपल बॉन्डिंग करते हुए वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, टू बिकम स्टेबल, कार्बन यानी मल्टीपल बॉन्डिंग के ज़रिए, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाकर क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और क्यों करता है ऐसा? टू बिकम स्टेबल। दो बातें हैं यहाँ पे, एक ये है कि कंप्लीट कैसे करता है अपना ऑक्टेट, दूसरा ये है कि क्यों करता है। कैसे करता है वो तो आपने बता दिया, बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। लेकिन क्यों करता है, दूसरा आंसर ये है टू बिकम स्टेबल, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, वो आप आगे आपने लिख देना है। तो अगर आप देखें यानी अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इसका आंसर आपके पास मौजूद है पेज नंबर 59 पे। आए ज़रा सारे बच्चे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पे देखें, पॉइंट नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डिंग, ये वाला। ठीक है, तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है, आप वहाँ से इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल एंड ट्रिपल, उसमें सिंगल भी आप लिख सकते हैं। दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, वो आप साथ लिख दें तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आगे ये आदमी लिखिएगा टू बिकम स्टेबल या टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ना भी लिखें तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब भी यही होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की वो प्रॉपर्टीज़ बतानी है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा इसमें आपने वो जो कंडीशंस थी ना वो लिखनी है। कौन सी कंडीशन आपने लिखनी है? पहली कंडीशन तो इसकी ये है, दूसरे क्वेश्चन की, कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2 है। आपको पता है ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, कितनी है इसकी वैलेंसी? कार्बन की वैलेंसी देखा जाए तो कितनी है बेटा? 4 है। एक बात तो ये है, यानी इसमें वो कंडीशंस जो कैटिनेशन की हैं वो कार्बन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, पहली तो ये बात है। दूसरी
कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन विद अदर एटम। कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है। आपको इसकी बॉन्ड एनर्जी भी याद होगी। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 355 किलो जॉल पर मोल थी, जबकि कार्बन ऑक्सीजन की कितनी होती है 351 किलो जॉल पर मोल। तो इसका मतलब है वो कार्बन वाली जो कंडीशन लिखी हुई है ना कैटिनेशन में, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हाँ जी, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपने जो है बतानी है इसकी। प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपने वही कंडीशंस बता देनी है जो 2 बेसिक कंडीशंस हैं। तो आपने वहाँ पर कार्बन की बात करनी है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट उसमें यह है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लो। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बात तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट लिंकेज होता है। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, आप कहेंगे बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो। कोवलेंट बॉन्ड के अलावा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी क्या होती हैं, वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो अंडरस्टूड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। तो इसका आंसर अगर आप लिखना भी चाहें ना तो पेज नंबर 60 पे जो पॉइंट नंबर 6 है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वोलेटाइल इन नेचर। आप उससे पहले लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक तो कोवलेंट बॉन्ड है, नंबर 2 दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स वाई। ठीक है, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसका आंसर भी वही है, पुअर कंडक्टर क्यों है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, हाँ, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ना ही उनमें फ्री आयंस होंगे, मैंने कल भी बताया था लेक्चर में, और ना ही इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नो फ्री आयंस, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर ही नॉन पोलर होती है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ना इनमें फ्री आयंस होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है बेटा, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा क्यों हैं। बेटा हमने ये आपको पता है जिससे पहले जो लेक्चर हुए हैं उनमें डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों है, उसकी वजह आपको पता है। उसकी वजह क्या है, वो 4 क्वालिटीज़ हैं। कौन कौन सी, वो आप अभी नाम बताने हैं आपने। पेज नंबर 58 पे आएँ। नंबर 1 आपने बताना है वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। एक तो कैटिनेशन है, नंबर 2 आइसोमरिज्म है, आपने इन्हीं पॉइंट्स के नाम बताने हैं। नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डिंग। वो 4 पॉइंट बताने हैं, वो 4 मेन रीजंस हैं। ठीक है, वो 4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो ये हमारा टेस्ट योर सेल्फ कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन थे टेस्ट योर सेल्फ के, ये चैप्टर हमने पढ़ा है अभी, तो उसी में से ही हमारे सॉल्व हो गए। मज़ीद आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, नोट्स से आपने इसको तैयार करना है अच्छी तरह जी। बेटा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम से जाहिर है ये हमने पहले भी कुछ डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। बेटा आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोस्टली नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग। नेचुरल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, नेचुरल सोर्सेज को। नेचुरल सोर्सेज में नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेचुरली ऑकरिंग में इनके जो मेन सोर्सेज होते हैं बेटा आपको पता है वो क्या होते हैं, मेन सोर्सेज, मेजर सोर्सेज इसके 2 हैं।
कौन कौन से? नंबर 1 एनिमल्स, नंबर 2 प्लांट्स। यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स ये मेन सोर्स है। प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है। कैसे? अब एनिमल्स से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं? बट आपको पता है एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं डेली लाइफ में। अगर आप देखें, हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा जो हम प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, आपको पता है डेली लाइफ में हम जो प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बाकायदा इसका वो स्केच भी बना हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा इसको डिटेल के साथ बताया है जी। पेज नंबर 61 पे देखें सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वहाँ पर आपको बात क्लियर दिखाई देगी। ठीक है जी। तो उसमें प्रोटीन्स, एनिमल्स की बात हम करें तो आपको पता है प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मीट, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें, बीफ, सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं बेटा, किसमें? प्रोटीन्स में। और आपको पता है हम एनिमल्स से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? फैट्स भी मिलते हैं। फैट्स, मिल्क की बात अगर हम करें, मिल्क, बटर, वो भी इसी से बनते हैं। फैट्स के अलावा ऑयल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं? ऑयल्स। ये भी सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स जो मैंने आपको बताया है वो क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, जो ज़्यादातर हमें इनसे मिलते हैं। किससे? एनिमल्स से। इसके अलावा प्लांट्स की अगर हम बात करें, इनके इसके मेन सोर्स ये हो गए, हर किस्म के प्रोटीन्स हो गए और हर किस्म के ऑयल्स जो जो एनिमल से हमें मिलते हैं, और फैट्स हो गए, ये मेजर चीज़ें हमें मिलती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, प्लांट्स के फिर मेन हिस्से दो हो जाते हैं बेटा। नेचुरल तौर पर आपको पता है जो प्लांट्स हैं इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे लाइव प्लांट्स, जो लाइव प्लांट्स हैं इससे भी बहुत सारे कंपाउंड हमें मिलते हैं, और जो डेड प्लांट्स हैं इनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, लाइव प्लांट से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं बेटा? डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मेन चीज़ सबसे पहले बताऊंगा आपको, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? वीट। हम बेटा खाने पकाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम रोटी खाते हैं उसमें वीट, गंदम आ जाती है, उस राइस, बार्ले, मेज़, ये तमाम की तमाम चीज़ें, अनाज जितनी भी किस्म का है ना हम खाते हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा प्रोटीन्स भी मिलते हैं हमें। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्लांट्स से हमें कौन कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं? उनमें बेटा आपको पता है पल्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, दालें वगैरह हम खाते हैं, उनमें प्रोटीन होता है। उसके बाद बीन्स, लोबिया वगैरह खाते हैं हम, ये भी सब के सब क्या होता है? प्रोटीन होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन्स बेटा फ्रूट्स में होता है, आपको पता है। फ्रूट्स हम खाते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनमें चंद एक के नाम मैं लिख भी देता हूँ, आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल मैंगो सीज़न चल रहा है, आप वो इस्तेमाल करते हैं। एप्पल, उसके बाद बनाना, ठीक है, उसके बाद और भी कोई सा नाम लिख दें आप, ऑरेंज, चांद एक, मैंगो, कोई भी फ्रूट है, सारे के सारे किस में आ जाते हैं? विटामिन्स में। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी सोर्स है। ठीक है, विटामिन्स। और कुछ प्लांट्स से आपको पता है हमें एक और चीज़ भी मिलती है, कौन से? ऑयल्स। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल होता है बेटा, ऑलिव ऑयल हो गया, राइट। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल, जितने भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? मोस्टली प्लांट्स से आते हैं। तो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको ग्राइंड करते हैं हम, जब क्रश करते हैं उसमें से ऑयल मिलता है। मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पीनट ऑयल है, ठीक है, सोयाबीन ऑयल है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें से ऑयल हमें मिलता है और काफ़ी सारी क्वांटिटी से मिलता है। तो वही सारे के सारे। अच्छा, लाइव प्लांट्स के ये सोर्स हो गए। अब डेड प्लांट्स, देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कि जो प्लांट्स डेड हो गए आज से लाखों साल पहले, ठीक है, जो चीज़ें डेड हो गई, अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और उससे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बेटा जो डेड प्लांट्स हैं ना,
डेड प्लांट्स की अगर हम बात करें, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें हमें मिलने को आती हैं वो मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं वो सारे के सारे कहाँ से आए हैं? डेड प्लांट से। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं अब आपको पता है? वो कहते हैं कि जो प्लांट्स थे जो डेड हो गए, बुरेड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर दफन हो गए, ज़मीन के अंदर दब गए। आपको पता है इंटरनल टेम्परेचर अर्थ का बहुत हाई है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो गए, इनकी डिकम्पोजिशन हो गई। इसकी डिकम्पोजिशन होती गई, किस चीज़ ने डिकम्पोज किया? बैक्टीरिया ने, डिकम्पोजर्स ने। बैक्टीरिया ने उन प्लांट्स को डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया। उसके तोड़ने को भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस होता है, इसको नाम देते हैं हम बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सा? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो बैक्टीरिया करते हैं, जो डिकम्पोजर्स करते हैं। बायोकेमिकल क्यों कहा? क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं डिकम्पोजर्स, वो लिविंग है ना, बैक्टीरिया लिविंग है। हाँ जी, तो बायोकेमिकल प्रोसेस उसको हमने बोल दिया। बायो मीन वही लिविंग, कि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो इससे कौन कौन से फॉसिल फ्यूल मिलते हैं? वो कहते हैं कि वो डेड प्लांट्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? कुछ उसमें से नेचुरल गैस बन जाती है, नेचुरल गैस, कुछ उसमें से पेट्रोलियम बन जाता है। इनको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और तीसरी चीज़ कोल, कुछ उसमें से कोल बन जाता है। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेजर फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल, ये डेड प्लांट से मिलते हैं। ये भी सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये डेड प्लांट से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें लाइव प्लांट से मिलती हैं, और ये वो चीज़ें एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम उसका इंट्रोडक्शन था। ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आज हम इनमें से कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज तो हमें पता चल गया कि इसके जो मेन सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल सोर्सेज थे ये उसके, कौन से थे? नेचुरल सोर्सेज की नेचुरली ऑकरिंग कैसे हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम जो आप डिस्कस करने लगे हैं, लाइव प्लांट्स की चीज़ें तो तुम्हें समझ आ जाती हैं, वो डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। हम आज डिस्कस करने लगे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कोल। आज हम कोल को डिस्कस करेंगे। कोल जो कि डेड प्लांट से मिलता है हमें, कि व्हाट इज़ कोल। हम इसमें ये देखेंगे कि कोल क्या है। ठीक है, कोल को डिस्कस करेंगे, फिर इससे आगे चलेंगे हम पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, इस तरह। यानी आज हम डेड प्लांट्स के सोर्सेज को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, लाइव प्लांट्स के सोर्सेज को डिस्कस नहीं करेंगे जी। कोल क्या है बेटा? बेटा आपको पता है, अब ये आपके पास नोट्स में क्वेश्चन बना हुआ है, बाकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं नोट्स का पेज नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ। आपके पास नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपके पास है बेटा, पेज नंबर है 57 यूनिक नोट्स में, पेज नंबर 57 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपने उसको वहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में। और टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर आपका है 61, यानी यहाँ पे पेज नंबर आपका 61, और यूनिक नोट्स में आपके पास जो पेज नंबर है दैट इज़, मैंने अभी बताया आपको, 57। ठीक है, नोट्स में पेज नंबर 57 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है कोल, यानी कोल की डेफिनेशन, कोल की फॉर्मेशन और उसकी कुछ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा कोल क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स डेड हो गए, ठीक है, डेड प्लांट्स बुरेड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर दफन हो गए। अब क्या हुआ? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए। बायोकेमिकल प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गए किस में? कोल में। कैसे? डेफिनेशन आपने कोल के बारे में जानते हैं, जिसको आप उर्दू में कोयला बोलते हैं। तो कोल की बात अगर हम करें, ये क्या होता है बेटा? आपको पता है इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है इसका कलर, इट इज़ ब्लैकिश। ये ब्लैक कलर का होता है, पहले उसके कलर की बात हमने कर दी, इट इज़ ब्लैकिश, कोमा। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? ठीक है,
ब्लैकिश होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसमें एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये। कोल को आप कह सकते हैं, कोल का फॉर्मूला नहीं होता, कोल इज़ मिक्सचर। कोल इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ किन किन चीज़ों का, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन तो लाजमी होंगे ना बेटा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मेजर एलिमेंट्स हैं इसमें। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चीज़ें होती हैं मेन। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है इनका। और इसके साथ इट आल्सो कॉन्टेन किसकी क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी इसमें एलिमेंट्स की होती है, किसकी, इट आल्सो कॉन्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, किसकी बेटा, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की क्वांटिटी भी होती है, बेशक थोड़ी होती है। यानी इसमें आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ इनको सिंबल्स की हेल्प से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं इसकी कंपोजिशन में। ठीक है, ये कोल की डेफिनेशन हो गई। कलर उसका ब्लैक होता है और ये मिक्सचर है। अब बात यह है कि ये बना कैसे। अब इसकी फॉर्मेशन, क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोल या डिफाइन कोल एंड हाउ इज कोल फॉर्म्ड। फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बना आपको पता है बेटा, जो प्लांट्स डेड हो गए, यानी कि कोल वाज फॉर्म्ड, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। बहुत ही आसान बात है, कोल वाज फॉर्म्ड बाय, अब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। किसकी डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स वो कौन से डेड प्लांट्स, बोरेड अंडर अर्थ क्रस्ट। million of years ago, ये आज नहीं बने, ये कब से पता नहीं। आपको पता है बेटा, अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं या आप हिस्ट्री पढ़ें, आज से जब से आप देखें कि जब से ये दुनिया बनी, कायनात बनी, अल्लाह ताला ने अज़ाब भी भेजे कौम पे, बहुत सारी कौम को अल्लाह ताला ने अज़ाब से तबाह कर दिया। वो क्या होते थे उसमें, यानी कि सैलाब भी आते थे, ज़लज़ले भी आते थे, तूफ़ान भी आते थे, अल्लाह ताला के अज़ाब नाज़िल होते थे। अल्लाह ताला ने हत्ता कि ऐसी ऐसी कौमों को तबाह ऐसे किया कि ऐसे ही ज़ेर व ज़बर कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसे जैसे वो हम बस रहे हैं ना, उठा के ऐसे उल्टा कर दिया। अब उसमें सिर्फ इंसान तो नहीं होते थे, उसमें एनिमल्स भी होते थे, उसमें प्लांट्स भी होते थे, यानी जितने भी अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजे हैं। वो कहते हैं जब से कायनात बनी है ना, तब से जो प्लांट्स डेड हो गए, बुरेड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर दफन हो गए, गायब हो गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अल्लाह ताला कौमों को तबाह करता था ना, तो सारे के सारे ज़मीन के अंदर दफन हो जाते थे। तो वो क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गए, किस में, आप कह सकते हैं कि कोल में। कैसे, यानी जाहिर सी बात है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, यानी ये आपके पास डेड प्लांट्स हैं, बोरेड अंडर द अर्थ, डेड प्लांट्स की क्या होगी, डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे, इसकी डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन के बाद जाके ये क्या बनेगा, कोल बनेगा। किसकी डिकम्पोजिशन, डेड प्लांट्स की। ठीक है, और मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, बहुत से सवाल लग जाते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक वो कहते हैं कम अज़ कम इसको, इस प्रोसेस को होने के लिए, अच्छा इस डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस का नाम मैंने आपको क्या बताया है अभी थोड़ी देर पहले, ये बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल
प्रोसेस, यानी ये बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत स्लो होता है, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक वो कहते हैं इसको तकरीबन अबाउट 500 मिलियन, अब 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, 500 मिलियन ईयर्स। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपका कि कितने ड्यूरेशन में जाकर जो है वो कोल बनता है डेड प्लांट से। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक मेंशन है जी, मिलियन ऑफ ईयर्स, बिल्कुल 500 मिलियन ईयर्स इसको लगते हैं कंप्लीट होने के लिए, इस प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, जिससे क्या होता है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जाहिर है पहले डेड प्लांट्स होते हैं। अब डेड प्लांट्स तो आप क्या कह सकते हैं, डेड प्लांट्स में कौन सी चीज़ होती है, आपको पता है वुड होती है। प्लांट्स में कौन सी चीज़ होती है, वुड। और ये वुड आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है किस में, कोल में। कैसे, बाय अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस जब होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा तो वुड आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है किस में, कोल में, ठीक है। तो वुड से कोल में कैसे कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन वुड की ना हो, यानी डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स की अगर डिकम्पोजिशन ना हो तो वुड से कोल कभी भी नहीं बन सकता। तो उसको कन्वर्ट होने के लिए डिकम्पोजिशन होगी पहले किसकी, डेड प्लांट्स की। डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स से क्या होगा, डेड प्लांट्स से फिर कोल बनेगा। इस प्रोसेस का नाम होता है कार्बोनाइजेशन। क्या नाम होता है, कार्बोनाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड से कोल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कार्बोनाइजेशन। यानी आप कह सकते हैं ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है ना, एक्चुअली इसका नाम क्या है, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। यानी बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है, इस बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है जो स्लो है बहुत, जिसको 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं वुड को कन्वर्ट करने में, किस में, कोल में। अच्छा, तो इसको कार्बोनाइजेशन क्यों कहा, कार्बोनाइजेशन में वर्ड कार्बन, कार्बोनाइजेशन कहाँ से आया, कार्बन से। यानी वुड के अंदर भी तो कार्बन होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, मेजर एलिमेंट इसका कौन सा होता है, आपने पहले पढ़ा है, कार्बन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेजर एलिमेंट कौन सा होता है, कार्बन। तो वुड में क्या होता है, कार्बन होती है। और आप अगर देखें कार्बन कितने परसेंट होती है, 40%। वुड के अंदर 40% कार्बन होती है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, कि कार्बन कंटेन, मतलब आगे ऑप्शन देता है कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ कार्बन वुड कंटेन कार्बन, नीचे ऑप्शन हो सकते हैं कितने परसेंट, 40, 60, 80, 100, तो 40%। ये एमसीक्यूज भी आपका है। तो 40% ऑलरेडी होती है, लेकिन कोल में कब कन्वर्ट होती है बेटा, जब कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो कार्बन की क्वांटिटी जब 40% से एक्सीड करके, जब उसमें वुड के अंदर कार्बन 60% हो जाए, 40 से ज़्यादा, अब यानी कि बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाए, डिके होना शुरू हो जाए, और कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन कंटेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जब 60% तक हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब जो है वुड किस में कन्वर्ट हो रही है, कोल में। 40% तक वो कार्बन होता है, वो वुड होती है। लेकिन जैसे ही 60 तक परसेंटेज यानी कार्बन की क्वांटिटी एक्सीड करती है, वो कैसे कि उस वुड में से बाकी चीज़ें ख़त्म, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो परसेंटेज देखनी होती है ना, कार्बन की क्वांटिटी कम नहीं होती, कार्बन उतना ही रहता है, लेकिन बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती हैं, दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ों का कम होने से कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। तो जब 60 तक पहुंचती है तो हम कहते हैं जी क्या हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता कोल बनना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि कार्बन की क्वांटिटी को देखते हुए इसकी कोल की डिफरेंट टाइप्स बना दी, कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कर दी कि कार्बन परसेंटेज के हिसाब से कोल की 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 4 टाइप्स, इसको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। कार्बन कंटेंट के लिहाज से कहते हैं कार्बन की क्वांटिटी को अगर आप देखें उस हिसाब से
जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी कोल की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है ये कोल की, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, ये या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, क्लासिफिकेशन कोल की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन पूछी जाए आपसे या उसकी टाइप्स पूछी जाए तो एक ही बात होती है बेटा, क्लासिफिकेशन में आपने टाइप्स लिखनी होती हैं। नंबर 1 जी, पहले नंबर पे हम लिखते हैं ज़रा। पहले नंबर पे जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ पीट, उसका नाम है बेटा पीट, ये कोल का नाम है। इसमें कितने परसेंट कार्बन होता है? 60%। 60% इसमें कार्बन होता है, यानी कि सबसे पहले जो कोल बनता है ना, इन्फीरियर क्वालिटी का कोल होता है, ये 60% होता है। इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर क्वालिटी, सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, इन्फीरियर क्वालिटी। ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी कोल होता है। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसको यूज़ बेटा जो ईंटें पकाने वाले भट्टे नहीं होते, बड़े बड़े भट्टे आपने देखे होंगे, किल्न इसको बोलते हैं। किल्न का मतलब होता है भट्टियों वगैरह में यूज़ करना, जहाँ ईंटें वगैरह पकाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा अगर जिससे जैसे जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ती जाए, पीट के बाद आता है दूसरे नंबर पे लिग्नाइट। लिग्नाइट 70% कार्बन, अगर कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाए 70% हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये इन्फीरियर क्वालिटी का कोल था। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वैरायटी ऑफ कोल, ये सॉफ्ट कोल होता है बेटा। ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी के बाद जो आता है वो सॉफ्ट कोल होता है। सॉफ्ट कोल को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आमतौर पर इसको बेटा थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर में यूज़ किया जाता है इसको, थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, कोयले से भी बिजली पैदा की जाती है ना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा कई साल पहले आपने देखा होगा जो ट्रेन है वो भी कोल पे चलती थी, कोयले से चलती थी। ठीक है ना, तो वो भी, उसमें भी जो कोल यूज़ करते थे हम, वो भी लिग्नाइट होता था। 70% सॉफ्ट कोल आप कह सकते हैं, वो यूज़ करते थे। ठीक है, ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, स्टीम बनाते हैं, स्टीम से फिर टरबाइन, जनरेटर, पूरा इसका मैकेनिज़्म है। अगर कार्बन की परसेंटेज मज़ीद बढ़ा दें, लिग्नाइट के बाद कार्बन की परसेंटेज और बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं बेटा बिटोमिनस। बिटोमिनस, बिटोमिनस बेटा इसका नाम होता है, लिग्नाइट के बाद बिटोमिनस। इसमें कार्बन की क्वांटिटी और अच्छी हो जाती है, 80%। ठीक है, इसको बोलते हैं ये कॉमन वैरायटी है, कॉमन वैरायटी, कॉमन वैरायटी ऑफ कोल। इसको कॉमन वैरायटी क्यों कहा? इसकी यूज़ ज़्यादा हैं, डेली लाइफ में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हत्ता कि क्यों कहा, अभी हम लिखूंगा, इसका यूज़ आपको पता चल जाएगा। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो कोयला जलाने के लिए। ठीक है ना, बाद का गैस नहीं आ रही होती तो हम कोल परचेज़ करके रख देते हैं, तो वो कोल जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, जो हम आग जलाते हैं तो वहाँ पर जो यूज़ करते हैं दैट इज़ बिटोमिनस। ठीक है ना, बिटोमिनस होता है। और आपने देखा होगा आमतौर पे ये बारबेक्यू वाले जो बैठे होते हैं उनके पास भी कोल का स्टॉक रखा होता है, वो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़कते हैं। और उसमें ये तिक्का शॉप वाले बैठे होते हैं, वो भी बना रहे होते हैं कोल वगैरह पे, तो उनके पास भी जो कोल होता है ना दैट इज़ आल्सो बिटोमिनस, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको कॉमन वैरायटी कहा है कि कॉमनली तकरीबन हर जगह पे ये यूज़ हो रहा होता है। आखिरी जी आ गया हमारे पास नंबर 4 पे एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट इसमें 90% कार्बन होता है। क्लियर, 90% कार्बन से, यानी कि अब कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा आपका जो कोल है वो उतना अच्छा होता जाएगा, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी। राइट, एंथ्रासाइट में 90% कार्बन अगर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलेंगे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, यानी बेस्ट क्वालिटी होगी ये, सुपीरियर। इट वाज इन्फीरियर, अब हम इन्फीरियर से कहाँ पे पहुँच गए? सुपीरियर।
सुपीरियर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, बेस्ट क्वालिटी वो कौन सी है? एंथ्रासाइट, राइट। सबसे अच्छा कोल है, क्यों? कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, बिल्कुल स्मोक तो ना होने के बराबर है, इसका फ्लेम ज़्यादा होता है, अच्छा कोल होता है। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं? इसको आम तौर पर बेटा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इसको। इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए वहाँ पर आपको हीट चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, और वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को मतलब रिएक्शंस के लिए सम टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पर जो आप वहाँ पर जो आग जलाते हैं या ज़रूरत पड़ती है आपको वहाँ पर हीट की, वो हीट आप कहाँ से लाते हैं? आप वो एंथ्रासाइट कोल को बर्न करके इसको जला के आप वहाँ से हासिल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसीलिए ताकि इसमें स्मोक बहुत कम होता है और फ्लेम ज़्यादा होता है। जबकि हम इन्फीरियर क्वालिटी की बात अगर कर दें, आपने देखा होगा जो ईंटें पकाने वाले भट्टे होते हैं उसमें स्मोक ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसमें स्मोक ज़्यादा होता है, ये थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी है। इसमें बिल्कुल फ्लेम ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा हीट मिलती है और इसको बर्न करना ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में आमतौर पर, इंडस्ट्रीज़ आ रहेगा इधर, हाँ, इंडस्ट्रीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेटा कार्बन कंटेंट बेस पे इसकी जो है क्लासिफिकेशन कर दी गई है, इसकी 4 टाइप्स बना दी गई हैं। कितनी टाइप्स बना दी गई हैं? 4 टाइप्स। तो टाइप्स भी यही है इसकी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसमें ये कार्बन की परसेंटेज है, ये कार्बन की क्वांटिटी है, ये नेम ऑफ कोल है और ये उसके यूजेस हैं, ठीक है। मैंने क्वालिटी भी साथ में बता दी और यूजेस भी साथ में बता दिए इसके। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था हमारा आज का, आसान सा टॉपिक था कि डेड प्लांट्स क्या है, कोल क्या है, इसके बारे में आप अक्सर जानते हैं, ठीक है। तो इसकी फार्मेशन वो हमारे लिए एक नई चीज़ थी कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स ये बनता है, और इसको ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको अबाउट 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और जब वुड कोल में कन्वर्ट होती है उसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। तो किसी स्टार्ट में जो वुड होती है उसमें 40% कार्बन होता है, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती है बाकी मटेरियल, बाकी एलिमेंट्स की परसेंटेज कम होती जाती है, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती जाती है, और जब 60 तक पहुंचता है तो कोल बनना स्टार्ट हो जाता है। 60% होगा तो पीट बोलेंगे, 70 होगा तो लिग्नाइट बोलेंगे, 80% होगा बिटुमिनस बोलेंगे, 90% होगा तो एंथ्रासाइट बोलेंगे, ठीक है। और ये उसके यूजेस थे आगे डेली लाइफ में कहाँ का यूज़ करते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, बड़ा ही ईजी और छोटा सा टॉपिक था, और इसको तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।